नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हमारे सामने आयुर्वेद का एक ऐसा विषय है जो सच कहूं तो आकर्षक भी है और गंभीर भी। विष चिकित्सा मतलब जहर और उसके इलाज का विज्ञान। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि इस विषय पर कितनी गहराई से कितना सोचा गया था पहले। बिल्कुल। नमस्कार। और ये स्रोत देखकर सच में लगता है कि आयुर्वेद में विष विज्ञान, जिसे वो अगत तंत्र कहते थे, वो कोई ऐसा वैसा विषय नहीं था। ये तो आयुर्वेद की जो 8 मुख्य शाखाएं हैं उनमें से एक था। बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, अगत तंत्र। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि विष को कैसा वर्गीकृत किया गया, उसके गुण क्या माने गए, शरीर पर उसका असर कैसे होता है, उसके तरीके क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, इनसे निपटने के लिए क्या क्या रणनीतियां थी आयुर्वेद के पास। तो चलिए शुरू करते हैं, इस ज्ञान के सागर में उतरते हैं। सबसे पहले विष के प्रकारों से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से विष को 2 श्रेणी में बांटा गया है। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत ही मौलिक है, बहुत बेसिक। स्थावर विष और जंगम विष। स्थावर और जंगम। जी। स्थावर विष वो है जो स्थिर स्रोतों से मिलता है, मतलब पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां या फिर खनिज पदार्थ। जैसे स्रोतों में वत्सनाभ का जिक्र है, जिसे मीठा विष भी कहते हैं, या धतूरा है। ये पौधे अपनी जगह स्थिर रहते हैं, इसीलिए स्थावर। अच्छा, स्थिर मतलब स्थावर, ठीक है। और जंगम विष? वो फिर जैसा नाम से ही लग रहा है, चलने फिरने वाले स्रोतों से। एकदम सही पकड़ा आपने। जंगम विष मिलता है प्राणियों से। इसमें सबसे मुख्य तो है सर्प विष, है ना, सांप का जहर। लेकिन इसके अलावा कीड़े मकोड़ों का डंक मारना या काटना, मकड़ी जिसे लूता कहा गया है उसका विष, यहाँ तक कि कुत्ते या सियार जैसे जानवरों के काटने से जो विष फैलता है वो भी इसी जंगम श्रेणी में आता है। अच्छा, तो ये तो हो गए प्राकृतिक विष, स्थावर और जंगम। लेकिन एक बात और थी, क्या इंसान भी विष बनाते थे? मतलब कृत्रिम विष का भी जिक्र मिलता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कृत्रिम विष की अवधारणा भी मिलती है। ये वो जहर है जिसे जानबूझकर तैयार किया जाता था। कई बार क्या होता था कि अलग अलग विषैली चीजें या कभी-कभी साधारण चीजों को मिलाकर ही एक खास मकसद से बनाया जाता था। जाहिर है इसकी प्रकृति और इसका प्रभाव भी अलग-अलग होता था। और एक और प्रकार है जो बहुत ही दिलचस्प है, दूषी विष। दूषी विष, ये शब्द थोड़ा अलग लग रहा है, इसका क्या मतलब है? दूषी विष, आप इसे एक तरह का धीमा जहर कह सकते हैं, या संचित विष। धीमा जहर, अच्छा। हाँ, ये शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता है और तुरंत कोई बड़ा लक्षण नहीं दिखाता। मतलब इसकी अपनी शक्ति थोड़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ, स्थान बदलने पर, मौसम के प्रभाव से या हमारे खानपान से, जिसे आयुर्वेद में देश काल अन्न कहा गया है, इन सब चीजों के प्रभाव से ये सक्रिय हो जाता है और फिर शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। इसीलिए इसके लक्षण भी अक्सर आप देखेंगे कि त्वचा से जुड़े होते हैं, जैसे फुंसियां निकलना, जिसे पिडका कहते हैं, या शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, कोठ, या फिर लगातार खुजली होना, कंडू। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जहर का असर हमेशा तुरंत और जानलेवा हो, ऐसा जरूरी नहीं। ये धीरे धीरे भी शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। आज के समय में जिसे हम क्रोनिक टॉक्सिसिटी कहते हैं, शायद उससे कुछ मिलता जुलता है ये? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। अवधारणा काफी मिलती जुलती है। धीमी गति से शरीर पर जमा होने वाले विष का सिद्धांत। अच्छा। और एक स्थिति है संशयित विषपान, मतलब अगर किसी को पक्का नहीं पता, बस शक है कि शायद उसने जहर खा लिया है, तो उस स्थिति के लिए भी कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल। सिर्फ संदेह होने पर भी आयुर्वेद कहता है कि लक्षणों पर ध्यान दो। जैसे मान लीजिए अचानक दस्त लग गए, अतिसार, या शरीर में बहुत जलन हो रही है, दाह, या फिर बेहोशी सी आ रही है, मूर्छा। ऐसी स्थिति में बिना देर किए प्राथमिक उपचार के तौर पर मुलेठी यानी यष्टि मधु, उसे पानी में घोलकर पिलाना और फिर उल्टी करवाना, मतलब वमन कराने का निर्देश है। अच्छा, उल्टी करवाना? हाँ, इसके पीछे सोच ये है कि अगर विष अभी पेट में ही है तो उसे जितनी जल्दी हो सके शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। सही है, तो लॉजिकल लगता है, फर्स्ट एड जैसा। ठीक है, तो ये तो हो गए विष के प्रकार, सावर, जंगम, कृत्रिम और दूषी विष। अब बात करते हैं कि आखिर ये विष इतना खतरनाक होता क्यों है। स्रोत बताते हैं कि विष के 10 गुण होते हैं और ये गुण हमारे जीवन ऊर्जा यानी ओजस के गुणों के ठीक उल्टे होते हैं। हाँ, ये क्या दर्शाता है? हाँ, ये आयुर्वेद के बहुत ही मूल सिद्धांत को दिखाता है, संतुलन का सिद्धांत। देखिए, ओजस क्या है? ओजस शरीर को पोषण देता है, बल देता है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा है। और विष इसके ठीक विपरीत काम करता है। इसीलिए इसके 10 गुण बताए गए हैं। 10 गुण? कौन कौन से? हाँ, 10 गुण हैं। पहला है लघु, मतलब हल्कापन। इसी वजह से ये आसानी से फैलता है। दूसरा रूक्ष, यानी सूखापन। ये शरीर की स्निग्धता या नमी को कम करता है। तीसरा आशु, मतलब बहुत तेजी से असर करने वाला। चौथा विशद,
यानी चिपचिपाहट रहित। इसीलिए ये ऊतकों में, टिश्यूज में आसानी से घुस जाता है। 5वां गुण बहुत खास है, व्यवायी। व्यवायी? हाँ, व्यवाही का मतलब है कि ये पचने का इंतजार नहीं करता। ये सीधे खून में मिलता है और बहुत तेजी से पूरे शरीर पर असर डालता है। पचने की प्रक्रिया को बाईपास कर देता है एक तरह से। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। ढीला कर देता है, शरीर की संरचना को कमजोर करता है। 8वां है सूक्ष्म, इतना बारीक कि छोटी से छोटी नलिकाओं, चैनल्स में भी घुस जाए। 9वां है उष्ण, यानी गर्म तासीर, ये जलन और सूजन पैदा करता है। और 10वां है अनिर्देश रस, मतलब जिसका कोई स्पष्ट स्वाद न हो, इसलिए कई बार पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि खाने में कुछ मिला है या नहीं। तो यही 10 गुण हैं जो मिलकर विष को इतना इतना विध्वंसक बनाते हैं। ये सीधे ओजस पर, जीवन शक्ति पर हमला करते हैं। ये व्यवायी और सूक्ष्म गुण ये वाकई समझाते हैं कि जहर कैसे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को भेद कर इतनी तेजी से फैल जाता है। और इसी फैलाव के चरणों का भी जिक्र है, उसे विष वेग कहा गया है। ये क्या है, मतलब शरीर पर असर के अलग अलग लेवल्स या स्टेजेस? हाँ, बिल्कुल सही। मनुष्य के शरीर में विष के प्रभाव को 8 क्रमिक चरणों में या वेगों में बांटा गया है। हाँ। और हर चरण में, हर वेग में कुछ खास लक्षण उभरते हैं। ये लक्षण दिखाते हैं कि विष शरीर के किस हिस्से को, किस धातु को प्रभावित कर रहा है। अच्छा, तो ये 8 वेग कौन कौन से हैं? पहले वेग में क्या होता है? देखिए, पहले वेग में अक्सर प्यास बहुत लगती है, तृष्णा, थोड़ा भ्रम सा होता है, मोह, और कभी-कभी जीभ और दांतों पर नीलापन आ सकता है। फिर दूसरे वेग तक आते आते कमकमी शुरू हो सकती है, वेपथु, शरीर में जलन, दाह बढ़ जाती है, गले में दर्द हो सकता है और बेहोशी, मूर्छा भी आ सकती है। कुछ लोगों को दिल में चुभन जैसी भी महसूस होती है। ओके। और तीसरे वेग में? तीसरे वेग में मुंह का तालू सूखने लगता है, पेट में दर्द हो सकता है, आंखों में कुछ बदलाव दिख सकते हैं जैसे रंग बदलना, और सूजन, शोथ भी आ सकती है। और चौथा वेग? लगता है स्थिति बिगड़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। चौथे वेग में हिचकी, हिक्का आ सकती है, खांसी शुरू हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये लक्षण बताते हैं कि अब असर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर हो रहा है। ये तो वाकई हर चरण के साथ गंभीर होता जा रहा है। आगे क्या होता है 5वें 6ठे वेग में? क्या ये हमेशा घातक ही होता है? देखिए, 5वें वेग में शरीर का रंग बदलने लगता है, पीलापन या कोई और असामान्य रंग आ सकता है, और जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उनके बिगड़ने के मिले जुले लक्षण दिखने लगते हैं। 6ठे वेग तक पहुंचते पहुंचते चेतना लगभग चली जाती है, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है और दस्त भी लग सकते हैं। और 7वां और 8वां? 7वें वेग में शरीर की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है, अंग एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कंधे, पीठ, कमर टूट गए हों, कोई जान नहीं बचती शरीर में। और 8वां वेग, वो अंतिम चरण है, जहां अगर सही समय पर सही उपचार ना मिले तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बाप रे। ये वेग असल में दिखाते हैं कि विष कैसे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप शरीर के गहरे ऊतकों तक और जो वाइटल ऑर्गन्स है, महत्वपूर्ण अंग है, उन पर अपना कब्जा जमाता है। ये सुनकर ही मतलब सेरन सी होती है। क्या ये वेग सभी प्राणियों में एक जैसे ही होते हैं या कुछ फर्क है? नहीं, इसमें थोड़ा फर्क बताया गया है। स्रोतों के अनुसार पशुओं में ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है और उनमें 4 वेग माने गए हैं, जबकि पक्षियों में ये और भी तेज होती है और उनमें केवल 3 वेग बताए गए हैं। अच्छा, तो मनुष्य में 8, पशुओं में 4 और पक्षियों में 3 वेग। और क्या ऐसे भी कोई लक्षण होते हैं जो ये बता दें कि अब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब बचाना लगभग नामुमकिन है? आपने अरिष्ट लक्षण का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, अरिष्ट लक्षण, ये वो लक्षण हैं जिन्हें मृत्यु का सूचक माना जाता था, जैसे त्वचा का रंग एकदम बदल जाना, काला पड़ जाना, या कोई और बहुत ही असामान्य रंग हो जाना, बाल झड़ने लगना, अंग पूरी तरह ढीले पड़ जाना, उनमें कोई हरकत न रहना, या जैसे कहीं घाव हो तो उससे खून ही ना बहे, या फिर चेतना का पूरी तरह से लुप्त हो जाना। ये सारे संकेत बताते थे कि विष ने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और अब शायद वापसी मुश्किल है। समझ गया। तो हमने विष के प्रकार देख लिए, उसके खतरनाक गुण समझ लिए और शरीर पर उसके असर के ये भयानक चरण, ये वेग भी जान लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, आयुर्वेद इससे निपटता कैसे था? इसका इलाज कैसे करता था? श्रोत में चतुर्विंशति विषोपक्रम यानी 24 उपचार विधियों की बात कही गई है। 24? ये संख्या ही अपने आप पे बताती है कि इलाज कितना व्यापक रहा होगा। बिल्कुल, 24 उपाय विधियां। ये संख्या ही दिखाती है कि आयुर्वेद विष चिकित्सा को कितने समग्र, कितने होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखता था। ये सिर्फ दवा दे दी और हो गया, वैसा नहीं था। इसमें कई स्तरों पर काम करने वाले उपाय शामिल थे। 24 उपाय?
क्या आप कुछ मुख्य उपायों के बारे में बता सकती हैं? हाँ, पूरी सूची तो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ प्रमुख श्रेणियों और उनके उदाहरणों पर रोशनी डालना चाहूंगी। सबसे पहले तो तत्काल स्थानीय उपचार, मतलब जैसे ही दंश हुआ या विष लगा तुरंत क्या किया जाए। इसमें शामिल था उत्कर्तन, कुछ खास मामलों में दंश स्थान पर छोटा सा चीरा लगाना। निष्पीडन, मतलब दबाकर विष को बाहर निकालने की कोशिश करना। चूषण, मुंह से या किसी यंत्र से विष को चूस कर निकालना। और अग्निकर्म भी था, गर्म सलाख से उस जगह को दागना। ये शायद रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता होगा ताकि विष आगे ना फैले। अच्छा, ये तो तुरंत एक्शन लेने वाले उपाय हो गए। जी। फिर दूसरी श्रेणी थी विष का फैलाव रोकना। इसमें आता था अरिष्ठा बंधन, मतलब विषनाशक जड़ी बूटियों से बनी कोई रस्सी या पट्टी, उसे दंश स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर बांधना। आजकल जैसे टॉनिकेट बांधते हैं, कुछ वैसा ही। और परिसेचन भी था, औषधीय काढ़े बनाकर उससे उस जगह को लगातार धोते रहना। तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी थी शरीर से विष निकालना, जिसे शोधन कहते हैं। इसके लिए पंचकर्म के उपाय इस्तेमाल होते थे, जैसे वमन यानी उल्टी कराना, विरेचन यानी दस्त कराना, और जरूरत पड़ने पर रक्त मोक्षण भी यानी दूषित खून को शरीर से निकालना। पंचकर्म का उपयोग विष निकालने के लिए भी? हाँ, बिल्कुल। फिर आता था आंतरिक औषधि प्रयोग, पीने के लिए या चाटने के लिए औषधियां देना, जिन्हें औषध या लेह कहा गया है। नाक के रास्ते दवा देना, नस्य या प्रधमन, जिसमें पाउडर को नाक में फूंका जाता था। अच्छा, नाक से भी? जी। इसके अलावा बाहरी लेप भी थे। विष के असर को शांत करने के लिए, जलन कम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रलेप या लेप लगाए जाते थे। और क्या था? ये तो काफी सारे हो गए। और भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था संज्ञा और जीवन रक्षा। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे होश में लाने के उपाय थे संज्ञा स्थापन और मृत संजीवन। ये शायद बहुत शक्तिशाली उपाय रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण शायद हृदयावरण था। हृदयावरण मतलब हृदय की रक्षा करना है। हृदय जैसे जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको विष के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय और खास औषधियां दी जाती थी। ये बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। फिर प्रतिविष की भी अवधारणा थी, जिसे प्रतिकार विष कहा गया। यानी एक जहर को काटने के लिए दूसरी औषधि, या शायद कभी-कभी दूसरे विष का ही नियंत्रित प्रयोग करना। एंटीडोट जिसे हम कहते हैं। एंटीडोट भी था। हाँ। और अंत में, जैसा मैंने कहा कि ये समग्र उपचार था, तो इसमें मानसिक और आध्यात्मिक उपाय भी शामिल थे। मंत्र चिकित्सा का भी जिक्र है। ये शायद रोगी को मानसिक बल देने, उसके डर को कम करने और हीलिंग प्रोसेस में मदद करने का काम करती थी। वाह, ये तो सचमुच एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। स्थानीय उपचार से शुरू करके शरीर की शुद्धि, अंगों की रक्षा, एंटीडोट और यहाँ तक कि मानसिक बल के लिए मंत्र भी। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं लग रहा, ये तो पूरे शरीर और मन पर एक साथ काम करने की कोशिश लगती है। निश्चित रूप से। और चिकित्सक जो थे, वो रोगी की अवस्था, विष कौन सा है, उसकी प्रकृति क्या है और उनके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं, इन सब के आधार पर इनमें से कौन से उपाय करने हैं, उनका चुनाव करते थे। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं था। ये बहुत ही व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता था। ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अब कुछ खास तरह के दंशों की बात करते हैं, जिनका जिक्र स्रोतों में काफी प्रमुखता से मिलता है। सबसे पहले सर्पदंश, सांप का काटना। इसके बारे में क्या खास जानकारी मिलती है? हाँ, सर्पदंश को आयुर्वेद में बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि सिर्फ दंश स्थान को देखकर, मतलब जहां काटा है, उस जगह को देखकर सांप के प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता था। सच में? हाँ, इससे उपचार तय करने में बहुत मदद मिलती होगी। 3 मुख्य प्रकार के सांपों का वर्णन है उनके दंश के लक्षणों के आधार पर। पहला है द्रिविकर। ये कोबरा जैसे फन वाले सांप होते हैं। इनके काटने पर दंश स्थान का रंग काला, कृष्णवर्ण पड़ जाता है। सूजन ज्यादा नहीं होती, लेकिन वात दोष के लक्षण जैसे दर्द, जकड़न, ये ज्यादा होते हैं। अच्छा, काला निशान और दर्द। दूसरा है मंडली। ये वाइपर जैसे सांप। इनके काटने पर दंश का रंग पीला, पीतवर्ण होता है। सूजन बहुत होती है और जलन भी बहुत होती है। इसमें पित्त दोष के लक्षण प्रमुख होते हैं, जैसे बुखार आना या खून बहना। पीला निशान, सूजन और जलन, ठीक है। और तीसरा है राजिल। ये करैत जैसे सांप होते हैं। इनके काटने पर दंश स्थान चिकना सा और फीके रंग का, स्निग्ध पांडुवर्ण होता है। सूजन होती है लेकिन स्थिर रहती है, फैलती नहीं ज्यादा। और इसमें कफ दोष के लक्षण प्रमुख होते हैं, जैसे शरीर में भारीपन लगना, नींद बहुत आना। कमाल है। ये अवलोकन कितना बारीक रहा होगा कि सिर्फ दंश के रंग, सूजन के तरीके से सांप की पहचान और उसके विष के संभावित प्रभाव का अंदाजा
लगा लिया जाता था। हाँ, ये उनकी निरीक्षण शक्ति को दिखाता है। क्या सर्पदंश के असाध्य होने के मतलब लाइलाज होने के भी कोई संकेत बताए गए थे? हाँ, स्रोत 5 ऐसे लक्षण बताते हैं जहां बचना मुश्किल माना जाता था। जैसे अगर दंश किसी मर्म स्थान पर हो, मतलब शरीर के किसी वाइटल पॉइंट पर, या दंश बहुत गहरा हो, या व्यक्ति में पहले से ही अरिष्ट लक्षण जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो दिखने लगे। ऐसी स्थितियों में प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं माना जाता था। जाहिर है। सर्पदंश के अलावा कीड़े मकोड़ों के काटने का भी जिक्र है, कीट दंश। हाँ, कीट दंश के बारे में कहा गया है कि ये अक्सर कीड़ों के मल मूत्र के संपर्क में आने से भी हो सकता है, और इसका असर 2 तरह का हो सकता है। या तो ये दूषी विष की तरह धीरे धीरे असर करेगा, या फिर प्राणहर विष की तरह जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, और चूहे का विष, मूषक विष, क्या वो भी खतरनाक माना जाता था? हाँ, उसके भी 2 स्रोत बताए गए हैं, लालाज यानी चूहे की लार से, और नखज यानी उसके नाखून से। इसके लक्षणों में फुंसियां, पिड़िका, शरीर में गांठें बन जाना, ग्रंथि, सूजन, शोथ, और कभी-कभी लिम्फ नोड्स में सूजन, जिसे लसिका ग्रंथि शोथ कहते हैं, वो भी शामिल हैं। चूहे से भी इतना कुछ? अच्छा, और बिच्छू का डंक, वृश्चिक दंश, उसके बारे में क्या खास है? बिच्छू के डंक का दर्द उसे बहुत ही तीव्र बताया गया है, एक्सट्रीम पेन। लक्षण हैं बहुत तेज जलन, दाह, फफोले पड़ जाना, स्फोट और पसीना बहुत आना। और एक बहुत खास बात लिखी है कि रोगी दर्द के मारे बिच्छू की तरह छटपटाता या हिलता है। ये शायद दर्द की भयानक तीव्रता और जो ऐंठन होती है उसको दर्शाता है। उफ, वो दर्द इमेजिन कर सकता हूँ। और अंत में मकड़ी का विष, लूता विष? हाँ, लूता विष। मकड़ी के काटने की पहचान बताई गई है। दंश स्थान के बिल्कुल बीच में एक काला निशान होगा और उसके चारों ओर एक लाल रंग का घेरा परिधि बन जाएगा। अच्छा, सेंटर में काला, बाहर लाल। जी, और साथ में बुखार, जलन, सूजन, ये सब आम लक्षण हैं। इसके भी कई प्रकार बताए गए हैं और उनके अलग अलग लक्षण हैं। कुछ दूषी विष की तरह धीरे धीरे असर करने वाले भी होते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग जीवों के विष कितने अलग हैं, उनके प्रभाव कितने विविध हैं, और आयुर्वेद ने कितनी बारीकी से इन सबको समझा और दर्ज किया। संक्षेप में अगर कहें तो इन सबके इलाज के लिए जो सामान्य सिद्धांत थे वो क्या थे, एक तरह से रिकैप करें तो? हाँ, जैसा हमने उन 24 उपक्रमों की चर्चा में देखा, सिद्धांत वही थे जो हर स्थिति में लागू होते थे, बस उनका चुनाव बदलता था। पहला, तुरंत स्थानीय उपचार करना। दूसरा, विष को फैलने से रोकना, जैसे बंधन वगैरह से। तीसरा, शरीर से विष को बाहर निकालना, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण से। चौथा, विष के प्रभाव को शांत करने वाली औषधियां देना, अंदर से भी और बाहर लेप लगाकर भी। पांचवां, हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना, हृदयावरण। और छठा, रोगी की चेतना और उसके मानसिक बल को बनाए रखना, संज्ञा स्थापन और मंत्रों द्वारा। उपचार हमेशा होलिस्टिक, समग्र और व्यक्ति केंद्रित होता था। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी को अगर हम समेटें तो हम क्या कह सकते हैं? इस प्राचीन ज्ञान की आज क्या अहमियत है, या ये क्या दिखाता है? देखिए, ये स्रोत हमें बिना किसी शक के ये दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में विष विज्ञान यानी अगध तंत्र एक अत्यंत विकसित और बहुत ही व्यवस्थित चिकित्सा शाखा थी। इसमें सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि विष के गुणों की एक गहरी समझ है। शरीर पर उसके असर के जो चरण हैं, उनका विश्लेषण है, और एक ऐसी उपचार प्रणाली है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और यहां तक कि कुछ हद तक आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। ये वर्गीकरण, निदान के तरीके, जैसे वो दंश स्थान देखकर सांप पहचान लेना, और ये बहुआयामी उपचार, ये सब एक बहुत ही परिष्कृत वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक विचार मन में आता है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। हाँ, और वो विचार ये है कि जब हम देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले आयुर्वेद ने इन प्राकृतिक विषयों का इतना सूक्ष्म वर्गीकरण किया, उनके गुणों को इतनी गहराई से समझा और उनसे निपटने के लिए एक इतनी व्यवस्थित, इतनी समग्र उपचार प्रणाली विकसित की, तो क्या आज के इस आधुनिक युग में जहां हम रोजाना अनगिनत नए तरह के विषाक्त पदार्थों से घिरे हैं, केमिकल वाले, इंडस्ट्री से निकलने वाले, पर्यावरण में फैले हुए टॉक्सिन्स, तो क्या हम इस प्राचीन ज्ञान की जो संरचनात्मक सोच है, जो सिस्टम्स थिंकिंग है और जो इसका होलिस्टिक नजरिया है, उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या ये प्राचीन सिस्टम थिंकिंग हमें आज की जो जटिल विषाक्तता की चुनौतियां हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉक्सिसिटी इश्यूज हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने में कोई दिशा दे सकती है? ये सोचने वाली बात है।